चलिए देखिए, हम लोग आज दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आप पहला चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं तो दूसरा चैप्टर आसानी से समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। और नहीं तो पहले चैप्टर को ही एक बार फिर बढ़िया से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और अपवर्तन में होता है कि आर पार कर जाता है। अपवर्तन में क्या होता है, परावर्तन में टकरा के लौट जाता है और अपवर्तन में आर पार हो जाता है। तो ज्यादा बेहतर होगा, घटना दोनों का जो है लगभग जो है समान तरह से घटित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में तो पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग जो है अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के बारे में। मान लीजिए कि यह दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। जैसे नदी देखे हैं, नदी पे एक परत बनी होती है ना, उससे ऊपर वायु होती है, उसके नीचे पानी होती है। अरे पानी का ही सबसे ऊपर का सतह मान लो ना। तो मान लीजिए कि नीचे क्या है, पानी है। नीचे क्या है, पानी है, और ऊपर क्या है, हवा है। ऊपर क्या है और नीचे जल है। नीचे अब जल जो है वो पारदर्शी है या अपारदर्शी, पारदर्शी है। जल में प्रकाश की किरणें भी आर पार हो जाती है। तो मान लीजिए प्रकाश की किरणें हवा से किसमें प्रवेश कर रही है, जल में। किसमें प्रवेश कर रही है, जल में। तो यह अपने पथ से क्या होगी, इसका दिशा तो ये था, ये अपने पथ से क्या हुई, विचलित हो गई। और ये मत देखिएगा कि सर विचलित किधर हुआ, उधर भी तो हो सकता था ना। इस घटना को हम लोग आगे देख रहे हैं, पहले अभी अपवर्तन को समझिए। तो देखिए गौर से कि एक पारदर्शी माध्यम से क्या हुआ, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अपने पथ से क्या हुआ, विचलित हो गया। अपने पथ से विचलित, तो विचलित होने की इस क्रिया या घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का, तो यहीं से डिफिनीशन देते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो अपने पथ से विचलित होने की इस क्रिया या घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहे जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहे जाते हैं। समझ में आए? यानी कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की इस क्रिया या घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहे जाते हैं। अब जखनी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद ये था अपवर्तन। ये क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये अपवर्तन की घटना थी। अब गौर से देखिए कि ये भी एक पारदर्शी माध्यम है और ये भी एक क्या है, पारदर्शी। लेकिन दोनों में कणों का इकाई घनत्व अलग अलग है या दो है, अलग अलग है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग होगी या समान होगी, अलग अलग होगी। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेते हैं प्रकाश की चाल। क्या देख लेते हैं, प्रकाश की चाल देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टे, ध्यान दीजिएगा, दूरी और बट्टा में क्या होता है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चीज आप लोग जो है बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे, इसको परिभाषित करते हैं कि प्रति एकांक समय में, प्रति समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को अब ये बताइए कि यह दूरी तय कौन करेगी, समय, सॉरी मतलब प्रकाश। ये दूरी तय कौन करेगी, तो कहेंगे प्रकाश द्वारा। प्रकाश प्रति एकांक समय में, प्रति तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहे जाते हैं। कोई दिक्कत?
प्रकाश द्वारा, यही चीज यहाँ पे मान लीजिए कि समय के लिए यहाँ पे कि कौन मतलब दूरी तय करेगा? प्रकाश। कौन तय करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल। ये क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल। यानी कि प्रति एकांक समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहे जाते हैं, या प्रकाश द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल कहते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी थोड़ा देर पहले बताइए कि ज्यादा कण जो है वो वायु में होगा या जल में? जल में होगा ज्यादा कण। तो प्रकाश की चाल ज्यादा जो है वायु में होगा या जल में? जल में। कण ज्यादा जल में है, लेकिन चाल ज्यादा किस में होगा? वायु में। प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होगी? वायु में होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये जो है मतलब वायु में उपस्थित कण है, ये वायु में उपस्थित क्या है? और ये जो है जल में उपस्थित कण है, ये क्या है? जल में उपस्थित। इससे पहले भी देखे हैं कि प्रकाश की किरणें जब किसी कण पे पड़ती है तो कण उसे पहले क्या करती है? अवशोषित करती है और फिर उसे जो है अपने से होकर के बाहर निकालती है। ऐसे समझ लीजिए कि प्रकाश की किरणें शॉर्टकट में ये जो है जब वायु से होकर के निकला, तो गौर से देखिए, ये प्रकाश की किरण जा रही है, फिर ये कण में प्रवेश की, फिर ये बाहर निकली, तो इसमें मात्र अवरोध उत्पन्न करने वाले कितने कण हैं? 3 है। और इसमें अगर इससे होके गुजरेगी तो अवरोध उत्पन्न करने वाले कण कितने हैं? बताइए। तो ज्यादा जो है रुकावट यहाँ डाल रहा है और कम यहाँ डाल रहा है। ये हवा का कण है और ये क्या है? जल का कण है। तो प्रकाश की अधिकतम मतलब जो है चाल किसमें होगी? हवा में होगी। और कम किसमें होगा? जल में होगा। कम किसमें होगा? तो इसके कारण इसकी आवृत्ति घट जाती है और ये जो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसमें जब जाएगा तो वो दूर की ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर हम लोग प्रकाश की चाल को व्यक्त करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर से देखिए गौर से कि यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि प्रकाश की चाल जो है अधिकतम किसमें होगी? हवा में। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की चाल कम किसमें होगी? जल में होती है। तो यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। और सारा माध्यम भी तो हम लोग ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, निर्वात ले सकते हैं। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो जिसमें यह प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया है कि निर्वात में सबसे अधिकतम चाल होती है किसकी? प्रकाश की। यानी प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 3 × 10⁵ होगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड, और जब 3 × 10⁸ होगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो वो ऑप्शन वहां पे अगर दीजिएगा तो तनी देख सुन करके। इसके बाद निर्वात के बाद प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? हवा में होती है। निर्वात के बाद प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? हवा में होती है, जो लगभग जो है निर्वात के में प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है, जिसका मान लगभग कहीं देखिएगा मिलेगा 2,90,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या कहीं मिलेगा 2,99,000 किलोमीटर प्रति। तो हम लोग एक एवरेज लेंगे, तो ध्यान रखना है 2,90,000 से 99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच कोई भी मान दे तो वो किसका होगा? हवा का। यानी हवा में प्रकाश की चाल का। कोई दिक्कत? उसके बाद हवा के बाद जो है प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? जल में। किसमें होती है? जल में। हवा के बाद प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? जो लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हवा के बाद जो है प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? जल में होती है, जो लगभग कितना होता है? 2,25,000
30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इसके बाद प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? कांच में, जो लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति। और सबसे न्यूनतम जो है प्रकाश की चाल किसमें होती है? तेलीय पदार्थ में होती है। किसमें होती है? तेलीय पदार्थ में होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? तेलीय पदार्थ में होती है। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि तब से पढ़ रहे हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक माध्यम में अधिक होता है, दूसरे माध्यम में कम होता है। तो आखिर ये माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी दो मतलब जो है पदार्थों की तुलना करेंगे तो पहला नंबर एक जो माध्यम होता है। और वैसे हम लोग माध्यम को कहते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की इकाई घनत्व को, कणों की इकाई घनत्व को उसका क्या कहा जाता है? माध्यम कहा जाता है। उसका क्या कहा जाता है? माध्यम कहा जाता है। और जब माध्यमों की तुलना करते हैं तब यह माध्यम कितने प्रकार के होती है? तो अगर तुलना नहीं करेंगे तो यह प्रकार इसका नहीं होगा। जब तुलना नहीं करेंगे तो यह प्रकार नहीं होगा। तो यानी कि तुलना के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? एक सघन माध्यम होती है और एक विरल माध्यम होती है। एक सघन माध्यम होती है और एक विरल माध्यम होती है। अब देखिए यहाँ पर सघन का मतलब हुआ यानी कि कणों की इकाई घनत्व अधिकतम होगी। सघन का मतलब हुआ कि कणों की इकाई घनत्व क्या होगी? और विरल का मतलब हुआ कि फैला हुआ। विरल का मतलब क्या हुआ? विरल और विरलन समझते होइएगा, यानी पूर्णतः क्या होता है? फैला हुआ। यानी कि फैले हुए को कहते हैं विरलन, और जो मतलब सिकुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपीडन। उसको क्या कहते हैं? तो संपीडन ही हमारा जो है क्या है? सघन है। संपीडन ही क्या है? सघन है। यानी कि वो अत्यधिक कणों की संख्या होगी, अत्यधिक। तो इसका दो तरह से हम लोग देते हैं। वह माध्यम जिसमें कणों की इकाई घनत्व अधिकतम होगी, जिसमें कणों की इकाई घनत्व अधिकतम होगी, वो क्या कहलाते हैं? सघन माध्यम। क्या कहलाएंगे? सघन माध्यम। और जिसमें कणों की इकाई घनत्व न्यूनतम होगी वो क्या कहलाएंगे? विरल माध्यम। वो क्या कहलाएंगे? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कणों का इकाई घनत्व कम है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। प्रकाश की चाल क्या होगी? अगर कणों का इकाई घनत्व अधिक है तो प्रकाश की चाल कम होगी। प्रकाश की चाल ऐसे समझिए कि आपको कोई सुखल में कहे दौड़ने के लिए और उसके बाद जो है कीचड़ में कहे दौड़ने के लिए, तो ज्यादा तेज किस में दौड़ोगे? क्यों दौड़ोगे? क्योंकि तुम्हारे पैर को पकड़ने वाला कुछ भी उसमें सपोर्ट नहीं होता है। कोई पैर को पकड़ता है? और कीचड़ में जब दौड़ोगे तो कीचड़ क्या करता है? पकड़ता है। कीचड़ क्या करता है? तो इसी के आधार पे जिस माध्यम में कण ज्यादा होगा वह प्रकाश की किरण को ज्यादा रोकेगा, और कण कम होगा तो प्रकाश की किरण को क्या करता है? कम रोकता है। तो यानी कि इसका परिभाषा हम दूसरे ढंग से ऐसे देते हैं कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम हो क्या कहलाते हैं? विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम हो क्या कहलाते हैं? विरल माध्यम। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो क्या कहलाते हैं? सघन माध्यम कहलाते हैं। रिवीजन है, सुन करके ही याद हो जानी चाहिए। फिर से वो पोथा भराने का कार्य नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना? सुन करके क्या करो? याद कर लो। सुन के ही याद कर लो। एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए सुनते सुनते। इसलिए बार बार एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। यानी कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम हो, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम हो क्या कहलाते हैं? विरल माध्यम कहलाते हैं। और वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो क्या कहलाते हैं? सघन माध्यम कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आता है, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें जब मतलब गुजरेगी तो कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकती है और कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी आ सकती है। तो आपको देता है सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश के किरणों का अपवर्तन, यानी कि सघन से विरल, सघन से या विरल से सघन, विरल से सघन
यानी देखना है कि जब सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश के किरणों का अपवर्तन कैसे होता है। सघन माध्यम में प्रकाश के किरणों का अपवर्तन, किरणों का अपवर्तन, किरणों का अपवर्तन। पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए, जिस माध्यम में मतलब जो कहते हैं कि कणों की इकाई घनत्व अधिक हो वो क्या होता है, सघन माध्यम। और जिस माध्यम में कणों की इकाई घनत्व कम होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका ठीक अपोजिट होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं हवा और क्या ले लिए, जल। हवा और क्या ले लिए, जल ले लिए। अब प्रकाश की किरणें देखिए ये आ रही है, ये प्रकाश की किरणें क्या है, हवा और जल में हमको बताइए कि सघन कौन है और विरल कौन है। हवा जो है ये विरल माध्यम है, ये क्या है, और जल जो है वो क्या है, सघन माध्यम है। जल क्या है, और ये इस पे मान लेते हैं डाला गया क्या है, अभिलंब है। इसको, इसकी घटना को हम लोग आगे फिर से देखेंगे। ये डाला गया क्या है, अब हवा से जब जल में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो इसके चाल में वृद्धि होगी या कमी होगी, चाल में वृद्धि होगी या कमी होगी, कमी होगी। तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। और जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, ये डाला गया क्या है, अविलंब, ये डाला गया क्या है, अविलंब है। तो जब जल से यह जो है वायु में जाएगी, मतलब सघन से विरल में जाएगी, तो इसका चाल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होगी, फैलेगी। तो ये क्या होगी, फैलेगी। तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ये अभिलंब से क्या होगी, दूर मुड़ जाती है। और अभी आपको हम बताए हैं कि हमेशा दो माध्यम को तुलना करने पर ही सघन होता है और विरल होता है। तो अब मान लीजिए कि यह जो है एक दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। ऊपर में मान लेते हैं कि कांच है, ऊपर में क्या है, और नीचे में क्या है। दूसरी अगर प्रॉब्लम हो तो प्रकाश की चाल से भी याद रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल कम होती है और जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो यानी कि कांच जो है कौन माध्यम हो जाएगा, सघन, और जल क्या हो जाएगा, विरल माध्यम होगा। तो इसमें देखिए, जब इस दो माध्यम की तुलना किए तो ये हो गया कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, और ये कौन सी माध्यम, विरल माध्यम हो गई। ये क्या हो गई, विरल माध्यम। अब देखिए प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें, और ये डाला गया क्या है, अविलंब। अब ये सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, अविलंब से दूर भागेगी या अविलंब की ओर, अविलंब से दूर। दिया पुता कैसे याद रखता है, नहीं कहिएगा कि आप लोग बुढ़वा हो गए, आप लोग भी दिया पुता है। तो आप लोगों में से कुछ याद रखता है सही, या कुछ जो है खाली ऊपर नीचा समझता है। जो ध्यान दो, सर बदल के ना ऊपर से नीचे जात घड़ी ना अविलंब की ओर, और नीचा से ऊपर जात घड़ी अविलंब से दूर। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, हमको सघन और विरल पे ध्यान रखना है। इस बार देखिए कांच से जल में जा रही है, तो ये सघन माध्यम ऊपर है और विरल माध्यम नीचे है। तो ये अविलंब से क्या होगा, दूर मुड़ जाएगी, अविलंब से दूर मुड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जब यही प्रकाश की किरणें यहाँ देखिए, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, गौर से देखिए, जल से कांच में प्रवेश कर रही है, जल से यानी कि विरल से सघन में। तो अब चाल क्या होगा, घट जाएगा, चाल क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि ये किधर मुड़ जाएगी, अविलंब की, यानी ज्यादा मुड़ा दिए हैं, ऐसे नहीं मुड़ता है प्रकाश की किरण, ठीक है ना, जगह नहीं था इसकी वजह से। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपसे पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किस। तो चलिए देखिए, आपको देता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश के किरण का अपवर्तन किस ओर होती है, या कैसे, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश के किरणों का अपवर्तन कैसे होता है। तो हमको ध्यान रखना है दोनों जगह से एक ही चीज, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हो जाती है। अगर इसको याद रखिएगा तब ये प्रिज्म की घटना और प्रकाश, ये लेंस पे जो होता है प्रकाश के किरणों की बनावट को समझ पाइएगा। समझ गए ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि उसमें भी सघन और विरल की ही घटना होती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो विलंब से दूर भागेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पद। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पद। याद होगा हम लोग परावर्तन में भी पढ़े थे, और सब कुछ सेम होता है, बस तनिए चेंज होता है। उसमें जो है पारदर्शी माध्यम नहीं होता है, उसमें खाली सतह से टकराता है। इसमें भी सतह है लेकिन आर पार वाली सतह, इसमें भी सतह जो है कौन है? आर पार वाले। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यह दो माध्यमों को अलग करने वाली क्या है? सतह। दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह। नीचे मान लेते हैं क्या है? जल है। लो तुम लोग की इच्छा है तो मान लिए जल है, और ऊपर में क्या है? हवा है या निर्वात भी हो सकती है। बात समझ रहे हो ना? यानी कोई भी माध्यम ले सकते हैं। अब एक प्रकाश की किरण आती है और कहाँ पड़ती है? गौर से देखिए तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर। यहीं से न बट गया, नीचे जल और ऊपर हवा। तो अब देखिए कि ये आने वाले किरण को हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आ और पतित मतलब क्या? वो वाला पतित नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। पतित का मतलब होता है पर्ण। पतित का मतलब क्या होता है? पर्ण। तो जो आ करके पड़ती है, कहाँ पड़ती है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर। कहाँ पड़ती है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर। तो जो आने वाली प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण। उसको क्या कहते हैं? ये जिस बिंदु पर पड़ती है, ये जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आ और पतन यानी आ करके उसका क्या हुआ? पतन हो गया। यानी यहाँ से अब ये तो दूसरा निकलेगा ना, यानी आ करके क्या हुआ? पतन हो गया। तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोला जाता है? अविलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोला जाता है? अविलंब बोला जाता है। अब देखिए ऊपर जो है वो कौन सा माध्यम है? और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। नीचे क्या है? अब प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी कि अविलंब से दूर मुड़ेगी? अविलंब की। तो लीजिए अविलंब की ओर मुड़ गई। लो बहुत दूर तक ले जाते हैं किरण को, और दूर ले जाए, रहने दो, अब ज्यादा दूर मत ले जाओ, नहीं तो भाग जाएगा तुम लोग से, वैसे ही बहुत दूर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो प्रकाश की किरण की दिशा ये थी ना? प्रकाश की किरण की दिशा ये थी। तो ध्यान दीजिएगा, आने वाले किरण को जब यह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस विचलित किरण को अपवर्तित किरण, विचलित किरण को, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। डाले गए लंब को, और आपतित किरण और डाले गए अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण और डाले गए अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहे जाते हैं। कोई दिक्कत? और दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है
इसको अपवर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बात आई समझ में। किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है। दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण। क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण कहलाएगी। और आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के, आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, आपतन बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपतन बिंदु। और ध्यान दीजिएगा, और आपतित प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, या सीधा बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो अपने पथ से उस विचलित किरण को, तो उस विचलित किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहे जाते हैं। तो इस विचलित किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण कहे जाते हैं। अब हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहे जाते हैं? अभिलंब कहे जाते हैं। डाले गए लंब को अभिलंब कहे जाते हैं। अब देखिए, ये आपतन कोण जो है बेचारा किसके किसके बीच है? आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच। तो इसे यही इसका डिफिनीशन बनाएंगे कि आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच, आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर कहाँ कोण बन रहा है? आपतन बिंदु पर बने कोण को आपतन कोण कहे जाते हैं। आपतन कोण कहे जाते हैं। आपतित किरण और डाले गए अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बने कोण को, अब ये अपवर्तित कोण कहाँ बन रहा है? देखिए तो अपवर्तन कोण कहाँ बन रहा है? डाले गए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, डाले गए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर बने कोण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहे जाते हैं। कोई दिक्कत? डाले गए अभिलंब को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन कोण कहे जाते हैं। अब इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिर यही चीज कहता है कि अब जैसे हम लोग देखे थे कि परावर्तन में भी लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उसी पथ पर आगे निकल जाती है। परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है? आगे निकल जाती है। तो अपवर्तन में क्या होगा? आर पार हो जाएगी, लेकिन अपने दिशा से, अपने दिशा से, यानी कि जब देगा कि जब किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत रूप से पतित होती है, यानी कि पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई किरणें दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत रूप से पड़ती है, लंबवत रूप से पड़ती है, तो वह अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे उसी पथ पर आगे निकल जाती है। अपने पथ से बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे आगे निकल जाती है। अंतर इतना ही है, उसमें है कि उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इस पर उसी पथ पर आगे निकल जाती है। अंतर इतने है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत रूप से पड़ती है, लंबवत रूप से पड़ती है, तो वह अपने पथ से बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे आगे की ओर निकल जाती है, सीधे आगे की ओर निकल जाती है। कोई दिक्कत? और फिर से कोण का परिभाषा वही है
कि आपतित किरण और डाले गए विलंब के बीच बने कोण को आपतन। तो इसमें देखिए आपतित किरण भी वही है और डाला गया विलंब भी, इसके द्वारा आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान भी 0 होता है। इसके द्वारा बने आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन तो ध्यान रखना है इसमें कि कांच की एक आयताकार सिल्ली होगी, कांच की एक आयताकार सिल्ली होगी। ध्यान से देखिएगा, ये भी सघन माध्यम और विरल माध्यम के नियम पे पूरा क्लियर हो जाता है। और चिरचिरी पारना सीख लिया तो फिर उसको भाषा में लिखना कोई बड़ी बात नहीं। ये कांच की एक आयताकार सिल्ली है, ऊपर क्या होगा, हवा, और यहाँ क्या है, कांच है, फिर बाहर क्या आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए कि ये आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें, और ये डाला गया क्या है, अविलंब है। ये डाला गया हवा और कांच में सघन कौन है और विरल कौन है, हवा विरल है और कांच क्या है, सघन है। यानी कि ये विरल है और ये सघन है, और ये फिर क्या है, विरल है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ेगी, अविलंब की ओर। किधर मुड़ेगी, अविलंब की ओर। लीजिए ये मुड़ गई अविलंब की ओर, और ये डाला गया क्या है, अविलंब है। ये डाला गया क्या है, अविलंब है। अब देखिए कि ये कांच से हवा में प्रवेश करेगी, अभी सतह पर कांच से हवा में प्रवेश करेगी। तो अब देखिए सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, अब ये अविलंब की ओर की अविलंब से दूर, अविलंब से दूर मुड़ेगी। तो लीजिए इसको अविलंब से किधर मुड़ा दिए, दूर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन निकलेगा। आपतित किरण की दिशा को आगे की ओर और अपवर्तित किरण या निर्गत किरण की दिशा को पीछे की ओर बढ़ा दिए। तो इसके बीच की जो ये लंबवत दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहे। बात आई समझ में। यानी कि जब प्रकाश की किरण, इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण, बहुआ वही बात तुम्हें दिल से पढ़ाया था हमने लेकिन तू पढ़ ना पाए। समझ रहे हो ना, सब कुछ है तुमको प्यारे लेकिन पढ़ाई है तुमको पढ़ाए। देखिए तो जब प्रकाश की किरण किसी कांच की आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण कांच की किसी आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण की दिशा को आगे की ओर, आपतित किरण की दिशा को आगे की ओर, और निर्गत किरण की दिशा को, निर्गत किरण मतलब निकलने वाला किरण। ये देखिए ये निकल रहा है ना, यानी कि आपतित किरण की दिशा को आगे की ओर और निर्गत किरण की दिशा को पीछे की ओर बढ़ाने पर उसके बीच की लंबवत दूरी को, उसके बीच की लंबवत दूरी को क्या कहे जाते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहे जाते हैं। उसके बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहे जाते हैं।